नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आज एक बड़ी तस्वीर, ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सियासी पारा उफान मारने लगा है। 24 साल बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर नजर आए। खास बात यह कि मायावती ने मुलायम के लिए जनता से वोट भी मांगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सुविधा की सियासत का नमूना नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर हाथी साइकिल की सवारी कब तक करेगा, क्योंकि इतिहास तमाम तरह की शंकाएं पैदा कर रहा है। बहुत दिनों के बाद हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच पर हैं। इन्होंने अपने समाजवादी बैनर में यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है। आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक क्षण है। उम्र के इस पड़ाव में आहिस्ता आहिस्ता मुलायम सिंह यादव के कदम जिस मंच की ओर बढ़ रहे थे, वो सिर्फ एक चुनावी मंच नहीं था। वो बेहतर भविष्य की उम्मीद में वर्तमान के साथ समझौते का अक्स था, जिस पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के आज यानी कि अखिलेश यादव मौजूद थे, एक तरफ समाजवादी पार्टी के संस्थापक से संरक्षक की भूमिका में आ चुके मुलायम सिंह यादव। तो बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक अपना प्रभाव साबित कर चुकी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती। तभी तो मैनपुरी से आई ये तस्वीरें चुनावी सरगर्मी बढ़ा गई। उत्तर प्रदेश के 80-40 को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। अब दोबारा सत्ता वापसी की बाट जोह रहे बीजेपी के नीति निर्माताओं के माथे पर शिकन तो होगी। दो किनारों के संगम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 वाला इतिहास दोहराने का दबाव भी होगा, जिस पर मुहर तब लगी जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की इस महा रैली के दौरान फिजाओं में ये नारा गूंजा, सपा आई है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद। वैसे सुविधा की सियासत में कोई पीछे नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। फिर क्षेत्रीय दलों को तो हमेशा अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। तभी तो 24 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर समाजवाद और बहुजन समाज एक साथ एक जगह दिखा। हाथ भरसक न मिलाया, लेकिन मंच साझा करने और मैनपुरी की जनता का आह्वान करने के लिए मुलायम सिंह यादव मायावती के एहसान का जिक्र करना नहीं भूले, जबकि मायावती ने मैनपुरी की जनता से मुलायम को जिताने की अपील की। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। मैनपुरी से विशेष इनका लगाव रहा है, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैनपुरी से जब इनका विशेष लगाव रहा है तो उम्र के तकाजे को ध्यान में रखकर फिर भी इन्होंने आपके इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक मुझ में आखिरी सांस भी है तो मैं मैनपुरी की सेवा करता रहूंगा। वैसे मुलायम के मुंह से निकली एहसान वाली बात के सियासी मायने। 80 साल के हो चुके मुलायम सिंह यादव की अब अपनी ही पार्टी में कोई वक्त नहीं। अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। यही नहीं, मायावती से सियासी अदावत को भुलाकर फौरी तौर पर ही सही दोस्ती भी गांठ ली है। शायद यही वजह है कि मुलायम ने मैनपुरी के मंच से ये ऐलान भी कर दिया कि 2019 के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैनपुरी के साथियों, मैनपुरी के नौजवानों, हमें आप कितने बार जिता चुके हो, 7 बार। अब 8वीं बार हम खंडर रहे आपके कहने से, तो भारी बहुमत से 8वीं बार जिता देना।
मुलायम सिंह यादव पिछली बार मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों जगहों से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। मुलायम 6 बार सांसद और 8 बार विधायक रह चुके हैं। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जबकि 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाला है। लोहिया की विचारधारा को आधार बनाकर, पिछड़ों की राजनीति को हथियार बनाकर मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान की सियासत का एक चमकता सितारा बन गए। लेकिन इसे वक्त की नजाकत कहें या कुछ और, अब उनकी चमक फीकी पड़ने लगी, जबकि मायावती और अखिलेश यादव की मौजूदा जुगल जोड़ी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रही है। आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जनसमूह है, तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चढ़ गया है। वो पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बन करके आए थे, चाय वाला बन करके आए और न जाने कैसी चाय निकली। आज 5 साल बाद पता लगा कि चाय कैसी निकली। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी से लेकर रोजगार जैसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष के सवालों की काट ढूंढती आई बीजेपी माया अखिलेश की इस जोड़ी के जीत वाले तमाम दावों पर सवाल उठा रही है। वो डरे सहमे लोग हैं, नरेंद्र मोदी की आंधी से डर गए हैं। वो जान रहे हैं कि पिछड़े समाज के लोग सब लोग इकट्ठे होकर हमारे साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में जीतेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक तरफ नकली भतीजा और दूसरी तरफ नकली बुआ। ये नकली भतीजे और नकली बुआ जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से अपमान करने का काम कर रहे हैं। और आज मैनपुरी की सभा के बाद भी मैं कहना चाहता हूँ, मैनपुरी में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के दावे तो हर पार्टी के हैं, लेकिन फिलहाल केंद्र में हैं तो ये तस्वीरें, जिसमें अगल बगल और मध्य में वो सियासी चेहरे हैं जिनकी अदावत कभी सुर्खियां बटोरती थी, जो कभी एक दूसरे पर हमला करने के मौके तलाशते थे। लेकिन आज हाथी साइकिल पर सवार होकर केंद्र की सत्ता में किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहा है। मायावती और अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। इशारा साफ है, अगर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का अंक गणित बिगड़ा तो मायावती और अखिलेश कांग्रेस से सौदेबाजी कर सकते हैं। हालांकि एक सवाल तो तब भी बना रहेगा कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी एसपी बीएसपी गठबंधन बरकरार रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बुआ बबुआ बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे और एसपी बीएसपी गठबंधन का भविष्य क्या हो? वैचारिक कोई इनके बीच में समानता नहीं है। जनता की चिंता करने के लिए कहते बहुत कुछ है, लेकिन जब अवसर मिला था, जनता का आशीर्वाद मिला, तो एक नेता ने तो अपनी स्वयं मूर्ति बना ली जनता के पैसे के साथ और दूसरों ने गुंडा राज चला दिया। इन तमाम सवालों के जवाब इतिहास में छिपे हैं। वो इतिहास जिसके धूल भागते पन्नों में मायावती हैं, मुलायम सिंह यादव हैं और सत्ता की खातिर समझौते पर हुआ वो बवाल है जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया था। दिखाएंगे आपको कैसे मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। क्या थी माया मुलायम की इस दुश्मनी की वजह? क्यों दोनों की जुबान से निकलते थे एक दूसरे के खिलाफ कड़वे बोल? बताएंगे आपको सिर्फ 2 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। मैनपुरी की चुनावी रैली से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन तो कर दिया, लेकिन जनता अब भी यही जानना चाहती है कि क्या मायावती 1995 का गेस्ट हाउस कांड भूल चुकी हैं, और अगर वो अपनी बेइज्जती भूल चुकी हैं तो क्या ये नया गठबंधन बरसों बरस साथ चलने वाला है? हालांकि गेस्ट हाउस कांड और आज की परिस्थिति से साबित तो यही होता है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त हो सकता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। हमारी बेटी का
सिंह यादव ने गरिमापूर्ण बयान मेरे खिलाफ दिया है। केंद्र की सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश बीते 24 सालों में हर उस लम्हे का गवाह रहा है जब समाजवाद और बहुजन समाज की राजनीति एक दूसरे से टकराया करती थी। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन दो पार्टियों के सबसे बड़े नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते देखे गए थे। बुआ बबुआ को ललकार रही थी और बबुआ बुआ का मजाक उड़ा रहे थे। सपा मुखिया के बबुआ को तो वहाँ पर जनता की मदद करने की बजाय तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके तो जनता के ऊपर जो लाइन में लगी है उनके ऊपर लाठीचार्ज करा रहा है। तो एक ऐसी सरकार जिसने पूरा किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का पैसा स्मारकों और पत्थरों पे लगा दिया, वहीं समाजवादियों ने काम जमीन पर उतार के दिखाया है। थोड़ा और पीछे जाएं तो एक तस्वीर ये भी नजर आती है, कांशीराम और मायावती के साथ बैठे मुलायम सिंह यादव। 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और कुल सीटें थी 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीटें दी थी। चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन जीता था। समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली थी। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मायावती के समर्थन से ही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2 जून 1995 को आपसी मनमुटाव के बाद मायावती ने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही मुलायम सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। आखिर में जब बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी के नाराज कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां वो कांड हुआ जिसने मायावती और मुलायम को न सिर्फ कट्टर दुश्मन बना दिया बल्कि खाई इतनी चौड़ी हो गई कि सियासी मतभेद एक दूसरे को देख लेने जैसी चुनौती में तब्दील हो गए। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी की माने तो 1995 के गेस्ट हाउस कांड में कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। किसी तरह मायावती ने खुद को कमरे में बंद किया था, जबकि बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और एसपी विधायकों और समर्थकों को पीछे धकेला। ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ सेवक थे और उन्हें लाठी चलानी भी बखूबी आती थी, इसीलिए वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए थे। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कितना भी इकट्ठे हो जाएं, मायावती जी कितना सर्टिफिकेट दे दें, पिछड़ों का नेता कह दें, बहन जी सर्टिफिकेट मत बांटिए। पिछड़ों के दिल में, अगड़ों के दिल में बसे हैं नरेंद्र मोदी। विरोधी सवाल तो उठाएंगे क्योंकि ये वही विरोधी हैं जिनके साथ मिलकर कभी मायावती ने सरकार बनाई थी। जिस बीजेपी को आज मायावती पानी पी पी कर कोस रही हैं, वही बीजेपी कभी सत्ता में उनकी साझेदार हुआ करती थी। साल 2001 में पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने मायावती को बीएसपी के अध्यक्ष के तौर पर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती की सरकार गिर गई। तो क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है या फिर यह सब कुछ उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें फौरी तौर पर मिलते फायदे के मद्देनजर सियासी गठजोड़ बनते और बिगड़ते हैं? वरना मायावती गेस्ट हाउस कांड को याद भी रखती और देश हित के बहाने उस पार्टी से हाथ भी मिलाती
जिसने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, ये समझ से परे है। 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। जाहिर है मायावती के देश हित को जरिया बनाकर समाजवादी पार्टी से गलबहियां करने पर सवाल जरूर उठेंगे। उनकी वास्तविक मंशा पर चर्चा भी होगी। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि मौजूदा हालात में एसपी बीएसपी के बीच हुआ गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द जरूर साबित होने वाला है। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो इन दो पार्टियों का साथ मिलकर चुनाव लड़ना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। दरअसल अखिलेश यादव का वोट बैंक पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों में ज्यादा है, जबकि मायावती का वोट बैंक एससी कैटेगरी में है। इन दोनों वर्गों की जातियां और मुस्लिम वोट बैंक को मिलाकर कुल 70% से ज्यादा वोट बनता है। उत्तर प्रदेश में इस समय 22% एससी वोटर हैं, जिनमें 14% जाटव बीएसपी का सबसे मजबूत वोट है और 45% के करीब ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें यादव समेत दूसरी जातियां शामिल हैं, जबकि 19% के करीब मुस्लिम समाज में एसपी का बड़ा वोट बैंक है। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहां सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। मैनपुरी के मंच से मायावती का यह बयान अपने आप में सारी कहानी बयां करने के लिए काफी है, लेकिन यक्ष प्रश्न तो अब भी वही है, हाथी साइकिल पर कब तक सवार रहेगा? क्योंकि नई पुरानी तस्वीरें सिर्फ शंकाओं को जन्म देती हैं।